द स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 9 जनवरी 2023 का सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न को लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न सीडीपी से है, जिसका 16 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। अब जो 14 प्रश्न बाकी है सीडीपी के, वो आप देखिए। अगर आप नए यूज़र्स हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए, पहला प्रश्न है, पठन वैकल्प जो है, पठन वैकल्प देख लीजिए। लिखा हुआ पठन वैकल्प प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? हम लोग जानते हैं पठन वैकल्प जो होता है, पढ़ने का प्रॉब्लम होता है। तो ये जो हो गया वाचन कौशल हो गया, क्योंकि इसमें पढ़ने का प्रॉब्लम है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, दृष्टिबाधित मतलब जिसको कम नज़र आता है, तो उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखी जानी चाहिए। ये अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखना, ये ठीक है? ये तो गलत है, क्योंकि दृष्टिबाधित है, कम दिख रहा है, तो उसे लिख के देंगे तो वो सही नहीं है। कक्षा में समर्थ उपकरणों का प्रयोग बाधित करना, अगर बच्चों के देखने में मददगार कुछ उपकरण हैं तो उसको अगर हम बाधित कर देंगे तो वो भी गलत है। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना, अगर हम कुछ लिख रहे हैं और हमारे क्लास में दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसे मौखिक रूप से भी हम संप्रेषित करेंगे, मतलब बताएंगे, तो ये सही है, सी। आइए, अगला प्रश्न है स्वालीनता। तो स्वालीनता पहले एक बीमारी का नाम है। इसमें बच्चे जो है ना, क्या कहिएगा कि संप्रेषण नहीं कर पाता है अगले से, उसमें समाज के साथ सही रिलेशन नहीं बना पाता है, क्योंकि वो सही से संप्रेषण अपनी बात को लोगों के सामने नहीं रख पाता है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, नहीं, ये तो गलत है। आवेगशीलता, ये भी नहीं है। अवरुद्ध संप्रेषण मतलब अवरुद्ध वही है कि रुकावट के साथ उसका संप्रेषण, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनता है। तो आइए अब 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? तो देखिए, प्रतिभाशीलता आप जानते हैं, जो बच्चा मतलब आगे बहुत अच्छा कर सकता है, प्रतिभाशील कहलाता है। तो बुद्धि का निम्न स्तर, तो ऐसे बच्चों में बुद्धि निम्न स्तर होगा, ये तो साफ गलत है। बोधगम्यता का उच्च स्तर, ये सही है। बोधगम्यता मतलब उसकी बुद्धि का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कार्यों को आसानी से छोड़ देना, ये तो साफ गलत है। छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता, अक्षमता है प्रतिभाशाली बच्चे में ये सब अक्षमता नहीं पाई जाएगी। तो बोधगम्यता का उच्च स्तर, ये सही है। चलिए, अब आया है अभिकथन और उसका तर्क। तो अभिकथन कहता है, विद्यालय को नवीन ज्ञान के सर्जन की ओर लक्षित पाठ चर्चा पे बल देना चाहिए। यकीनन विद्यालय जो है ना, नवीन ज्ञान के सर्जन की ओर एकदम ध्यान देना चाहिए। तो हम लोगों को भी बच्चों को वैसे ज्ञान पे ज़्यादा जोर देना चाहिए जो नए ज्ञान हो, जो अभी ज़्यादा नए मतलब ज़्यादा कामयाबी की तरफ ले जाता है। अगर बच्चे कुछ नए नए सीखते रहते हैं तो उसमें उत्सुकता जगी रहती है। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सर्जन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। एकदम इसमें अध्यापक सहयोग करता है, सही बात है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या ये है, इसका आंसर हो गया ए। अब प्रश्न संख्या 22 पे हम लोग आते हैं। विद्यालय को किस पर बल देना चाहिए? देखिए, विद्यालय को किस पर बल देना चाहिए? अब यहाँ 4 ऑप्शन है, उसमें से आप ढूंढिए किस पे बल देना चाहिए। सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, ये सही चीज़ नहीं है कि जो आप सीखें उसको ज्यों का त्यों, उसमें कुछ नयापन ला करके आपको पेश करना चाहिए। असल लर्निंग इसी को कहते हैं।
पाठ्य पुस्तक से सीखना, सिर्फ पाठ्य पुस्तक से सीखना ये भी गलत है। संदर्भ रहित लर्निंग में तो साफे गलत हो गया। रचनात्मक अधिगम ये सही हुआ। तो डी जो है 22 का डी रचनात्मक अधिगम। चलिए अब करते हैं अगला 23 नंबर क्वेश्चन। प्रेरक अधिगम परिवेश सर्जित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो प्रेरक अधिगम परिवेश मतलब बच्चों को प्रेरणा या प्रेरक समझिए कुछ करने के लिए तैयार करने वाला अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होता है, उसका परिवेश सर्जित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो 100 अधिगम के लिए अवसर को कम कर देना। ये अगर 100 अधिगम खुद से सीखने के अवसर को कम कर दीजिएगा तो इससे बच्चों में प्रेरणा या उत्सुकता कमेगी। 100 आकलन हेतु अवसर देना ये सही है। 100 आकलन के लिए उसे अवसर दिया जाना चाहिए। विद्यार्थी में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है 100 आकलन हेतु अवसर देना। मानकीकृत पाठ चर्चा का अनुसरण, मानकीकृत रहे तो वो गलत हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब 24 नंबर फिर आया अभिकथन और कारण। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। ये तो सही है कि प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को योग्यता का सतत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभी प्रेरित करता है। सही विकल्प चुनिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों गलत है, ठीक है, दोनों गलत है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। देखिए समस्या समाधान में अवरोध होना मतलब जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं जो आती है उसके समाधान में अवरोध पैदा क्या करेगा। समाधान में सपोर्ट होना चाहिए लर्निंग में, तो यहाँ अवरोध की बात पूछता है। तो कार्यात्मक स्थिरता, देखिए कार्यात्मक स्थिरता का मतलब हुआ कि जो हम सीख चुके हैं बस उसी पे रह जाए, तो ये लर्निंग के लिए अवरोधक चीज़ हो जाती है। संज्ञानात्मक शून्यमयता, लचीलापन, लचीलापन सही चीज़ है। अब सारी चिंतन आपका फैला होना चाहिए, आप हर तरफ सोचने वाले होने चाहिए, तो ये सब सही है। विमर्शात्मक लेखन मतलब विमर्शात्मक लेखन आप समझ रहे हैं, विमर्श। तो कार्यात्मक स्थिरता मतलब इसमें स्थिर होना गलत है, तो इसका आंसर ये होगा। 26 फिर आता है अभिकथन है कि अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थी की भ्रांतियों की पहचान करे और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। ये बिल्कुल सही चीज़ है कि चर्चा करना चाहिए और विद्यार्थियों में जो भ्रांतियाँ हैं उसको पहचानना भी चाहिए। ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणा, उसका कारण बताया जा रहा है कि ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में है जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण, सही विकल्प चुनिए। अर्थपूर्ण है, सही है, दोनों सही है कि भ्रांतियाँ को हमें मतलब जो हम अध्यापक हैं तो हमें भ्रांतियाँ की पहचान भी करनी चाहिए और ये और उस पर चर्चा भी करनी चाहिए बच्चों के साथ। दूसरी चीज़ में कह रहा है कि भ्रांतियाँ जो है हमारी वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं। यकीनन वो अपने परिवेश से ही कुछ भ्रांतियाँ को पाल लेते हैं। तो ये दोनों सही है, आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भावना। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिया। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है भावना, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए अधिगम को प्रभावित करता है और स्मृति पे भी भावना का प्रभाव पड़ता है। आप अगर आपकी भावना सही रहेगी ना तो आपकी याददाश्त पे भी उसका असर पड़ेगा। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है, ये तो साफ गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, एकदम भावना आपकी प्रभावित करेगा।
साथ ही साथ स्मृति को भी। ये एकदम सही है, दोनों को प्रभावित करता है भावना, स्मृति और अधिगम। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं कि विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो। देखिए, अभिप्रेरित अप्रासंगिक में नहीं होगा, अप्रासंगिक है तो आप अभिप्रेरित नहीं होंगे, उसको करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बिना किसी चुनौती वाला हो, नहीं चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, बहुत ही अमूर्त होना चाहिए। अमूर्त मतलब ये भी गलत होगा, और बहुत अमूर्त रहेगा तो छोटे बच्चे नहीं सीख पाएंगे, उनके जीवन से संबंधित हो, ये सही है। तो 28 नंबर का जीवन से संबंधित हो। अब आइए 29 नंबर पे बात करते हैं। विद्यार्थी के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए, अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ 4 ऑप्शन है। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की अनदेखी कीजिएगा तो सुगम नहीं बनेगा। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, इससे भी सुगम नहीं बनेगा। वाक्य विन्यास और जो संरचना है वो स्पष्ट होना चाहिए अधिगम में। अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, नहीं सामान्यीकरण जितना हो सके उतना अधिक करना चाहिए, तो ये भी गलत है। विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए, ये सही है। शब्द जाल से अगर आप बचेंगे तो बच्चे को भारी भाषा मतलब भाषा कठिन नहीं लगेगी, जिससे बच्चों में एक सुगमता आएगी। चलिए अगला है जो आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। तो प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध करने में, नहीं, ज्ञान को अगर आप संबंध कीजिएगा तो उससे बाधा उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि वो फायदे की चीज़ होगी। विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव। देखिए, अगर विद्यालय संस्कृति से आप विमुखता का भाव रखिएगा, उसके प्रति सही मतलब आप सोच नहीं रखिएगा, तो ये आपके अधिगम में बाधा उत्पन्न करेगा। बहुसंबंधी उपगम क्रियान्वयन, ये दोनों सही है रचना। तो आंसर ये हुआ कि विद्यालय संस्कृति से आप विमुखता का भाव रखिएगा, मतलब उससे सही भाव नहीं रखिएगा तो आपका अधिगम सुस्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये CDP के पूरे 30 प्रश्न हो गए 2 वीडियो में। तो आप इसे अच्छे से देख लें और शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।